हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग आ गए हैं लेके संडे का महा मैराथन क्लासेस। ये इसमें हम लोग साइंस यानी विज्ञान का देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, करीब मानिए तो आधा घंटा का हो सकता है, 30 मिनट का क्लास। तो आप लोगों को बने रहना है। ये संडे का महा मैराथन क्लास है और यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए 2020 में जो क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ऑफिशियली ये वीडियो है। तो आप लोग बने रहे क्लास में। हम चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोगों से जितना संभवता हो सके आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। हम देखिए पहला चैप्टर से चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग फास्ट कमेंट करने का कोशिश करना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे जल्दी से फास्ट में, ताकि और भी स्टूडेंट आकर जुड़े, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, फेयर सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेयर सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा इसका रंग जो है ना हरा होता है, ठीक है, हरा होता है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी साग सब्जी एवं कंपोस्ट, ठीक है, साग सब्जी एवं विघटित होकर कंपोस्ट जो बनता है किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही हमारी हो जाएगी। क्या होगी, उष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, लाल तत्व आयलन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी लाल तत्व पर हम जब लोग क्या करें, हम लाल तत्व आयरन जो है उस पर हम लोग जल वाष्प को प्रोवाइड करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त हमें हो सकता है। तो हमें आपको हमेशा याद रखना है यह यौगिक जो होगा ना Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। Fe3O4 हमारा यौगिक निकल के आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 5 नंबर सवाल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है Za, ठीक है, Na2, उसके बाद है ZnO2, यानी कि हमारी ये हो जाएगा क्या, Na2 ZnO2 प्लस में H2, ठीक है। तो हमारी ये अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग, सवाल है 6 नंबर, क्या बोलता है, दूध को दही बनने में कैसा परिवर्तन होगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है, तो हमें परिवर्तन बताना है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं, आप लोग कमेंट करना फास्ट में, ठीक है। तो ये कैसा परिवर्तन हो सकता है दूध से दही बनना, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है यह रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हमारा हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, क्या तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ है जिसमें हम लोग आग नहीं लगाते, खुद तक खुद जल जाता है, कौन सा है बिना ज्वाला का जलने वाला, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा कोयला जो है ना बिना ज्वाला का जल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होती है। आलू की चिप्स जो थैली होती है, कुरकुरे की थैली, उसमें किस प्रकार की गैस भरी रहती है, तो आपको याद रखना है हमेशा उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। आप लोग कुरकुरे काटे हो ना टकाटक, जिसे हम लोग कहते हैं टकाटक, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है पन्नी में, जो फूड़ा हुआ महसूस होता है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है इसका रंग जो है ना श्वेत होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम पीटा, ठीक है, मैग्नीशियम फीटा को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की किस तरह की होती है, ठीक है। उत्पन्न आग जो है ना वो कैसी होती है। जब हम लोग मैग्नीशियम फीटा को जलाएंगे तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वह कैसी होती है, ठीक है। तो लौ का मतलब है कि आग लगा, ऊपर में जो धंधका सा थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, वो हमको बताना है, तो कैसी हो सकती है। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा चमकीला उजला हो सकता है, चमकीला और वाइट भी दिखता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। इनमें से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, तो आप लोग जल्दी से देखो और आंसर बताने का प्रयास करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी है, ये हमारा होगा AgNO3 प्लस NaCl। इसका जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे किसमें, द्विविस्थापन में, तो ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये हमारी अभिक्रिया निकल के आ जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल करता है क्या,
Zn प्लस CuSO4 को जब हम क्या करेंगे अभिक्रिया, इसका रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो ये बन गया हमारा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये बन गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, कैसी अभिक्रिया हुई है तो आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा, आप लोग बताने का प्रयास करो। ये विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है तो देखिए ये Zn है ना, Zn को हमने यहाँ लिख दिया, SO4 जो है इसको हमने इसमें कर दिया, ठीक है, और हमने क्या किया ये CU जो बचा प्लस में हमने बराबर कर दिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी 13 नंबर सवाल है, लोह चूर्ण पर टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण जो है, ठीक है, लोहा का चूर्ण से कर सकते हो। इसमें हम इसके तनु पर जब क्रोसिलिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो कैसा अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ठीक है। ये जो है ना हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आयरन क्लोराइड, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, ये सब केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, केमिस्ट्री का सवाल है तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। केमिस्ट्री में काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी स्टूडेंट को केमिस्ट्री का सवाल है तो आप लोगों को देखना है, ठीक है। देखिए सवाल है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे। लोहा को हम लोग जिंक से लेपित करेंगे तो क्या किस प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा गैल्वेनीकरण होगा, गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है हमारा 15 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे NO2 के धुएं का रंग जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो है ना पिछले वीडियो में मैंने बताया था भूरा होता है, तो आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 16 नंबर। आप लोग आंसर देने का भी प्रयास करो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक शेयर जरूर कर दें। और चैनल को जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है, और शेयर जरूर जल्दी आप लोग करते जाएं ताकि आपके फ्रेंड भी आकर जुड़ जाए क्लास में, ठीक है, शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए अगली सवाल है 16 नंबर सवाल करता है, लोहे पर जिंक लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जब हम क्या करेंगे जिंक लगाएंगे तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। लोहा पर जिंक लगाना, ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा यह संक्षारण होगी, ठीक है, संक्षारण अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, ठीक है, 16 का, ठीक है, 16 का संक्षारण। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है हमारा 17 नंबर। क्या बोलता है, तो निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है ना बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होगा ये आपको हमेशा याद रखना है CaCO3, ठीक है, CaCO3। देखिए गलत हो गया यहाँ पे, सिंपल सी ये हमारा हो जाएगा CaCO3 यानी CaHO3, ये हो जाएगा, यहाँ 3 लग जाना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं CaOH, ठीक है, 3 ये हमारा होना चाहिए था, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली सवाल क्या करता है, 18 नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जितनी भी भाग लेते हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं, वह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है, किस प्रकार का पदार्थ कहलाएगा। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा यह सब जो कहलाएगा ना अभिकारक कहलाएगा। क्या अभिकारक, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है 19 नंबर सवाल है, Fe2O3 प्लस A2Al, इसका जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe दी गई है। तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, सिंपल सी है, हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया इसकी की हैं तो ये अभिक्रिया इस प्रकार का बन के आया है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, कैसा अभिक्रिया हुआ है ये बताना है। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, यह जो है ना विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है, सवाल है CuO प्लस H2, इसका हमने अभिक्रिया किया तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया बनेगी, यानी सिंपल सी है, ये जो है ना इसकी हम लोगों ने अभिक्रिया किया तो ये बन गया ये अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ, कैसे हुआ है, तो वो बताना है। तो ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, ठीक है, उपचयन आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे धातु, ठीक है, धातु एवं अधातु में हम लोग देखेंगे, यानी धातु एवं अधातु में जो सवाल इंपॉर्टेंट है, धातु और धातु से भी सवाल जो है ना करीब 10 से 6 नंबर का सवाल पूछ देता है, ठीक है, हर साल, तो ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या बोलता है, तो सवाल देखना आप लोग, सवाल है विद्युत अपघटनी परिसुईकरण में
अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस प्रकार का? विद्युत अपघटनी परिसीकरण में उस अशुद्ध धातु को ठीक है, धातु को किस प्रकार का बनाया जा सकता है? तो सिंपल से आपको याद रखना है एनोड। क्या एनोड? काफ़ी वीवीआई सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना ध्यान से, क्या करता है सवाल है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन जो है ना, यह किस प्रकार की मिश्र धातु कहलाती है? तो मिश्र धातु किस प्रकार की सीसा और टीन कहलाएगी? चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग आंसर बताओ। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा सोल्डर। ठीक है, सोल्डर। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना 3 नंबर सवाल क्या कहता है? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड को क्या होते हैं? ठीक है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं किस प्रकार के? अधिकतर और धातुओं के ऑक्साइड होंगे। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल है ना, ये सभी क्षारीय हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्षारीय। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग ध्यान से, सवाल है हमारा 4 नंबर सवाल बोलता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट किस प्रकार का होता है? तो आप लोगों को याद रखना ग्रेफाइट जो है ना, यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक, आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यानी कि इनमें से कौन सा धातु है जो सबसे अधिक की, इनमें से कौन सा धातु है जो सबसे अधिक जो है ना अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है, तो कौन सा होगा? तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा Na हो जाएगा हमारे। ठीक है, Na। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अधातु होते हैं? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं? यानी अधातु जो है ना चमकीला कभी नहीं होते, लेकिन इसमें अलग प्रकृति का अलग ही रूप दिया गया है, तो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कौन सा धातु हो सकता है? तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, यह आयोडीन होगा। ठीक है, आयोडीन है ना, अधातु है परंतु यह चमकीला होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा अभिक्रिया है जिसको हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कट हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा जिप्सम। क्या होगा? जिप्सम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना 8 नंबर क्या बोलता है सवाल। ठीक है, सवाल देखना आप लोग ध्यान से। सवाल है सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं, इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा? सक्रिय नहीं, सबसे शक्तिशाली कौन सा धातु हो सकता है? तो याद रखना आप लोगों में से, यह पोटेशियम होगा हमारा। ठीक है, पोटेशियम। थोड़ी फास्ट करेंगे, ठीक है, वीडियो लंबी बन जाएगी इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग बने रहे, क्लास में छोड़ना नहीं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हम अब देखेंगे फिजिक्स का भी, ये केमिस्ट्री का सवाल देख रहे हैं, फिजिक्स का देखेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, देखिए सवाल है हमारा 9 नंबर, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किस प्रकार की धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए? तो आपको याद रखना है हमेशा, इसका जिंक चढ़ाया जाता है। क्या होगा? जिंक। आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या बोलता है? देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। द्रव का मतलब वह नहीं गलता है। ठीक है, कौन सा धातु है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है 10 नंबर। ठीक है, तो आपको ये हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। ब्रोमीन हमारा हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोमीन जो है ना, इसका कमरे के ताप में जब हम जाएंगे ना, यह अधातु है, ये अधातु है परंतु कमरे के ताप में जाएंगे ना, यह द्रव ही रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोलता है? सवाल है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क हो सकता है? तो आपको याद रखना हमेशा, यह एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना 12 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? इनमें से सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो सकता है? तो आपको याद रखना है 12 का हमेशा सोना। ठीक है, सोना हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो सोना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोना दिया है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु कौन हो सकता है? तो देखिए हमारा Fe, ये नहीं होगा अधातु। ठीक है, चलिए और ऑप्शन देते हैं, आप लोग कमेंट करना जल्दी। ठीक है, जल्दी कमेंट करना। ये C जो है ना, C हमारा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा हमारा। कार्बन जो है ना अधातु है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं? ठीक है, चाकू से वैसा कौन सा धातु या धातु है? ठीक है, धातु नहीं कटता है जल्दी, तो कौन सा धातु है जिसे हम लोग आसानी से क्या करेंगे? चाकू से काट सकते हैं चाकू से, तो वो कौन सा हो सकता है? तो याद रखना हमेशा सोडियम को हम चाकू से हमेशा आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली सवाल देखना 15 नंबर सवाल क्या बोलता है?
ठीक है। सवाल है कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, तो कार्बन आप लोगों को याद रखना है हमेशा अधातु है। कार्बन क्या है, तो अधातु हमारी कार्बन हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। ये हमारा फिजिक्स का सवाल होगा, ठीक है। सवाल देखना, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्या बोलता है आप लोग हमेशा ध्यान से देखना सुनना, ठीक है। देखिए सवाल हम वैसे तो हमने करवा दिया है पिछले वीडियो में, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, ये हमने करवा दिया था, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बट हम लोग इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हम लोग आज संडे का क्लास रहे हैं, संडे का महामैराथन क्लास है, तो इसमें हम लोगों को कराना जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल पूछता है। करीब 10 से 15 नंबर का सवाल इससे भी रहता है, ठीक है। 10 से 15 नंबर का इस चैप्टर से भी रहता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आप लोग नहीं देखें तो वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग जाना नीचे, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस पर आप लोगों को मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में आप लोग देखें उसमें किसका प्रयोग होता है, किस प्रकार का आईना या दर्पण लगा रहता है, किस प्रकार का दर्पण रहता है। तो याद रखना आप लोगों को हमेशा उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा, ठीक है। तो उसमें रहेगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण हमारा लगा हुआ रहता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना ध्यान से क्या बोलता है, ठीक है। सवाल क्या बोलता है तो आप लोग देखना। सवाल है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ डी है, एफ डी है तो हमने एफ लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। एफ डी है तो वक्रता त्रिज्या आर है, तो ये किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या आर दे दिया है, ठीक है। हमें फोकस दूरी बराबर सूत्र आपको याद होगा तो बताना, ठीक है। फोकस दूरी एफ बराबर जो सूत्र हमारा बनता है ना, R/2 बनता है। तो देखिए ये हमारा हो गया, क्या होगा, F बराबर R/2, ठीक है। सिंपल सी ये निकल जाएगा। इस पे जो है ना रिएक्शन वाला सवाल भी बनता है, ठीक है, नंबरिकल भी सवाल बनता है, तो आपको याद रखना इस सूत्र को। अब देखिए सवाल है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल बोलता है 4 नंबर क्या, तो सवाल है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। फोकसांतर यानी F, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या जो होती है ना R होती है, इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। तो ये संबंध सिंपल सी है, ठीक है, संबंध सिंपल सी होगी। इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना होता है, इसमें बट्टे में 2 याद रखना होता है, F बराबर R/2, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, F बराबर R/2, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में किस प्रकार का वस्तु बनता है, सीधा, उल्टा या दोनों या कोई नहीं, कैसा बनेगा। तो याद रखना हमेशा सीधा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल है 1 मीटर फोकस दूरी बारे उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो सकती है। क्षमता हमें निकालना है P बराबर, ठीक है। तो सिंपल सी इसमें हमको याद रखना है कुछ नहीं, ठीक है। हमें दिया है 1 मीटर फोकस दूरी और हमें अब उत्तल दर्पण में इसकी क्षमता निकालना है, यानी P हमको ज्ञात करना है, ठीक है, P सिंपल सी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, एक जो है ना एक को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एक जो दिया है एक को ही लेंगे। इसमें क्या करेंगे तो कुछ नहीं, जो है ना वही लाने देंगे। यहाँ यदि माइनस रहता तो यहाँ माइनस लगाते, लेकिन प्लस है तो प्लस ही लाने देते हैं और इसमें डी लगा देना है सिंपल से। यानी डी का मतलब होता है डायऑप्टर, ठीक है। डायऑप्टर होता है तो 1 डायऑप्टर हो जाएगा, यानी 1D, ठीक है। शॉर्ट में आप लोग इसे याद रखना है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में आएगी, उसके बाद परावर्तन जब होगी, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, हमने बना दिया। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, आप लोगों को डायग्राम के जरिए भी समझना होगा। अब हम लोग इधर से एक वस्तु को क्या किए हैं, अवतल दर्पण से गुजार रहे हैं। अब ये अब क्या हो रहा है, अपवर्तन से क्या हो रहा है, पहले हमने परावर्तन किया, परावर्तन से अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन से होने के बाद किस बिंदु से गुजर सकती है, किस बिंदु पर से गुजर रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है F, यहाँ पर F बिंदु होता है तो F पर से गुजरती है, यानी F आपको याद रखना है, ठीक है, फोकस पर से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए सवाल है 8 नंबर सवाल है किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, वस्तु जो ना कोई दर्पण है, वस्तु को हम लोग कहीं भी रख देंगे, कहीं भी रख देंगे तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, सीधा बनेगा, ठीक है। वस्तु के आकार का यानी सेम, कहीं भी वस्तु को रख देते हैं सेम, जितना बड़ा दर्पण है उतना बड़ा वस्तु भी बनेगा हमारा। तो कौन सा दर्पण होता है, तो ये दर्पण है ना, सिंपल से आपको याद रखना, माइंड में बैठा के समतल दर्पण में बनता है, ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना 9 नंबर सवाल क्या बोलता है, तो देखिए सवाल है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस में, माइनस में या ऋणात्मक या धनात्मक, कैसी होती है, सिंपल से आपको बताना है। तो ये ना, ये आपको याद रखना है, प्लस में हमेशा होता है, प्लस में अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण प्लस में होता है, और माइनस में अवतल दर्पण पूछता है, अवतल दर्पण, तो उसमें आपको याद रखना माइनस में होता है, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल में, उत्तर में क्या होगा, प्लस भी, ठीक है, प्लस भी ई। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल है
किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक यानी बड़ा और बड़ा से भी बड़ा बनेगा, यानी काल्पनिक उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो आप लोग बताना, जल्दी से जल्दी कमेंट करना। ठीक है, अवतल होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट भी करते जाना। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। सवाल है 11 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ये किसको नहीं याद होगा, सबको याद है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। इजी सवाल है, आप लोगों को देखना है। ठीक है, आंसर भी देना है। देखिए सवाल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो सकती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना, वो किस उपकरण से संभव हो सकती है? होती है यानी होगी। ठीक है, किससे हो सकती है? तो प्रिज्म से होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिज्म आपको याद रखना है। प्रिज्म में बताना, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, आप लोग कमेंट करना। तो प्रिज्म इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लकीर आता है। कितने प्रिज्म में सतह होता है, आप लोग कमेंट करना जरूर। ठीक है, कितने सतह होते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, इसमें जो उपयोग होता है ना, हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का नहीं होगा, उत्तल लेंस का होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन देखना, सवाल है, किसी गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 50 दिया यानी 50 दे दिया है, 50 दे दिया, 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी का सूत्र मैंने पीछे बताया, आप लोगों को बताना। फोकस दूरी क्या होता है? एफ बराबर होता है, और हमको वक्रता त्रिज्या यानी R/2 होता था, यहाँ R/2 होता है ना, तो हमको R के जगह क्या लेना है? 50 ले लेना है, यानी 50 ले लेना है। बटे में क्या होता था? 2 होता था। हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 25 बार में कटेगा, 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल से आप लोगों को इस प्रकार से निकालना है। ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी पूछता है एग्जाम में। अब देखिए 15 नंबर सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए ये सवाल पीछे भी आया था, इधर भी आ गया है। तो सिंपल से हमको याद रखना है क्या? तो हमको पूछा जा रहा है क्षमता यानी P बराबर पूछा जा रहा है, तो हमको कुछ नहीं करेंगे, जो 1 मीटर में दिया है, यदि प्लस में लाता तो प्लस में लिखना है, माइनस में तो माइनस में। यहाँ पर प्लस में दिया तो प्लस में 1 लिखेंगे, डी लगा देना, यानी डायोप्टर, यानी 1 क्या हो जाएगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में पूछे तो हमको क्या याद रखना है? हमेशा इसमें प्लस में होता है ना, प्लस में होता है, मैंने बताया था ना, प्लस में उत्तल दर्पण रखता है, वो उत्तल रेंच लाता है, तो प्लस में हमारा यह हो जाएगा। यही हमको पूछता, यहीं पे हमको दे देता 1 मीटर। अब पूछता अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में हमको क्या याद रखना है? ये माइनस में होता है अवतल दर्पण, ये इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। तो हमको क्या याद रखना है? P लेना है सबसे पहले, और जो माइनस में 1 दिया है, माइनस में 1 डी है, तो 2 यानी -1 डी निकल जाएगा, यानी -1 डायोप्टर। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1D। ठीक है, 1D हमारा होगा 15 का। ठीक है, मैंने बता दिया वैसे पीछे। अब देखिए अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये सबको याद है, अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखना, 17 नंबर सवाल क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है ना, इसका न्यूनतम मान किसमें होता है? ठीक है, न्यूनतम मान किसमें हो सकता है प्रकाश के वेग का मान? तो याद रखना आप लोगों को, हमेशा यह होता है कांच में। ठीक है, कांच में न्यूनतम रहता है। माध्यम पूछे तो माध्यम रहता है किसमें? तो ये रहता है माध्यम हमारा वायु में। ठीक है, और माध्यम पूछे तो वायु में। ठीक है, और वायु में मतलब सबसे अधिक रहता है, सिंपल रहता है। माध्यम में जब पूछा जाए तो पानी में रहता है, जल में। ठीक है, तो जल में हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है न्यूनतम वेग, तो हमें कांच में याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए आप अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन थोड़ा देखिए, टाइप करने में दिक्कत होगा, बट कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है, 18 नंबर सवाल है, किस निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ इनमें से है जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते? तो आपको हमेशा याद रखना है, मिट्टी जो है ना, मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, हमेशा मिट्टी काम नहीं आएगा। और सवाल काफ़ी भी आया है, तो आपको इसे याद रखना है हमेशा, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी हमारी हो जाएगी 18 का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन देखना, 19 नंबर क्या बोलता है? तो सवाल बोलता है 5D क्षमता यानी 5 डायोप्टर क्षमता बारे क्षमता हमको, यानी 5 डायोप्टर क्षमता बड़ा P बराबर जो है ना, हमें दे दिया है कितना? 4D दे दिया है। 4D दे दिया है, तो हमें अवतल लेंस में जो है ना, इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हमें फोकस दूरी में निकालनी है ना, तो सूत्र बैठाएंगे सिंपल से। ठीक है, P बराबर हम लोग सूत्र बैठाएंगे। P बराबर जो सूत्र हमारी होती है वो होती है D/, कितनी होती है? तो D/, जो है ना, वो हमारी कितनी हो सकती है? तो 2 होती है। ठीक है, 19 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से समझना, D/2 होती है। तो हमें देखिए यहाँ पर 4 दिया है। ठीक है, 4 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी P लेंगे। ठीक है, 4 दिया है तो 4 ले लेंगे। ठीक है,
4, सिंपल से हम लोग ले लेंगे। और डी का मान जो है ना, डी का मान आपको हमेशा याद रखना है। डी का मान जो है ना कितना होता है, तो मिनिमम इसका मान जो है ना 5 होता है, ठीक है। 5 नहीं 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। डायप्टर का मान अधिकतम पूछा जाए तो वो भी याद रखना है आपको हमेशा। डायप्टर का मान जो होता है ना 6 होता है। तो आप देखिए हमें जो है ना डायप्टर निकालना है, तो हमें P बराबर निकालना है 4D, ये सूत्र भी होता है। तो हमें 4D निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। डी का मान 6 होता है अधिकतम, तो डी का मान 6 लगा देंगे। 6 यानी 6 चौका 24 हो जाता है, ठीक है। 6 चौका कितना होता है, 24 हो जाता है। तो 24 हम लोग लिख देंगे सिंपल से 24। अब 24 में हम चाहें तो एक जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, तो ये अवतल दर्पण में है, तो ये माइनस में होता है अवतल दर्पण में, लेकिन हम जब जोड़ते हैं ना डायोप्टर में तो ये प्लस में बदल जाता है 1, ठीक है, प्लस में। तो हमको प्लस में 1 कर देंगे तो 25 हमारी हो जाएगी, ठीक है, 25। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बताया, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है हमेशा, ठीक है। या सिंपल से आप लोग चाहो तो मैं और एक ट्रिक के जरिए बताता हूँ, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल से क्या होगा, 4D क्षमता दिया ना, तो 4 ले लेना है सबसे पहले। 4D हमने ले लिया। अब हमको देखिए क्या करना है, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी एक मेथड है। क्या मेथड है, तो हमने बताया था F बराबर क्या है, तो R/2 होता है, मैंने बताया था, याद है आपको, बस याद है। आप देखिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो इसी का प्रयोग करेंगे। देखिए 4D जो है ना, 4D ये किसके बराबर दिया गया है, ठीक है। 4D जो है ये किसके बराबर दिया गया है, तो सिंपल से हमें याद रखना है 4D जो है ना ये दिया गया है P का, यानी R बराबर दिया गया है। R का मान निकालना है हमें, ठीक है। अवतल दर्पण में हम फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी का अधिकतम मान जो अवतल दर्पण में होता है कितना होता था, आपको याद रखना है 25 होता है अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान 25। और देखिए 25 दिया है तो 25 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी का मान मैंने क्या बताया आपको, डी का मान ही 25 होता है, ठीक है। अब 4 जो है ना 4 को लिख देंगे, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, बटे में 2 होता है, 2 है ये 2 दे दिया। अब गुना करेंगे 25 को 4 से हो जाएगा 100 यानी 100, बटे में 2 है तो 2। अब हम लोग 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 से हम लोग जब काटेंगे, ये 4 होता है इसका मान, ठीक है, 4 होता है मान, आपको याद रखना। जब काटेंगे 4 से क्या 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे पीछे वाला याद रखना आप लोग, जो मैंने पहले बताया, ठीक है, उसको आप लोग याद रखना, उसी को फॉलो करना, ठीक है। आप चलिए अगले सवाल है, 20 नंबर सवाल बोलता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, यानी हवा यहाँ है और ये हवा से कांच में, जब यहाँ कांच आ गई है, कांच में जब प्रवेश करेगी तो वह किसकी ओर मुड़ेगी, किसकी ओर मुड़ सकती है, विलंब से किसकी ओर मुड़ सकती है, दूर हो सकती है, निकट हो सकती है, समांतर हो सकती है, तो किधर हो सकती है, तो याद रखना हमेशा अविलंब के निकट हो जाएगी। क्या, अविलंब के निकट मुड़ जाएगी। ऐसे मैं बताता हूँ, ये कांच है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो हवा है, इधर आया, अब क्या होगा, अविलंब इधर होता है नीचे की ओर, ये कांच से जैसे ही यहाँ पर टकराया ये अविलंब की ओर धीरे धीरे इधर मुड़ जाएगी, तो अविलंब के निकट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये कर दिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था प्रकाश का बटन एवं परावर्तन, उसको मैंने समाप्त किया। अब हम लोग देखेंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इससे भी करीब जो है ना काफ़ी सवाल पूछता है। 10 नंबर का सवाल जो है ना, 10 नंबर तक का सवाल इससे भी बनता है, ठीक है। तो आपको याद देखना है पूरी वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो ये हमारा संडे का महामैराथन क्लास है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना, और अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ्रेंड जो है वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाक से लाइक कर दो, ठीक है, फटाक से लाइक कर दो, लाइक करने में कुछ लगता नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक करो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने 50 ही रखा है, वैसे आप लोग पूरा दोगे मुझे पता भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी करते चाहो 50 लाइक, और जितना भी आपका फ्रेंड क्लास 10 में पढ़ता है उसको आप लोग क्या करो, यहाँ पे देखना नीचे में इस प्रकार का निशान बना होगा तीर का, ठीक है, इस प्रकार का निशान बना होगा, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इस प्रकार का निशान बना रहता है, ठीक है। उस पर आप लोगों को टाइप करना है और अपने फ्रेंड में शेयर करो वीडियो का लिंक, ठीक है, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, ठीक है। चलिए तो आप लोग कर देना, जल्दी जल्दी करो, हम तब तक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जल्दी से आप लोग कर दो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है अनुवांशिकता एवं जैव विकास में। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है जीव की जीनी संरचना को क्या कहेंगे। जीव है ना, इसकी जीनी संरचना को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जीन जो है ना, जीन ही नाम है और इसका जीनी नाम संरचना भी दिया गया है, तो जीन की जीनी संरचना को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल से इसका नाम दोनों को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं जीन प्रारूप, ठीक है, जीन प्रारूप हम कह सकते हैं सिंपल से, यानी जीन का रूप, यानी जीन का जो रूप है दूसरा रूप भी हो सकता है। अब देखिए 2 नंबर सवाल है, समरूप अंगक कैसे होते हैं। समरूप अंग जो है ना यह किस प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है यह कार्य में समान होते हैं, कार्य करने में समान होते हैं समरूप अंग, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, सवाल है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल जो है ना, ये है
पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, डार्विन ने लिखा था, डार्विन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े अणुसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े अणुसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं? तो कुल इसमें जो है ना कितने पाए जाते हैं, आपको याद रखना है 23 जोड़े अणुसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन वहीं महिलाओं में पूछे तो 24 जोड़ा अणुसूत्र जो है ना पाया जाता है महिला में। लेकिन पुरुष में, मनुष्य में पूछा गया तो मनुष्य मिलाकर पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 23 जोड़ा ये अणुसूत्र हम लोगों को याद रखना है। जैसा सवाल पूछे वैसा आपको याद रखना है। महिलाओं में पूछे तो उसमें आप लोगों को याद रखना है हमेशा कितना, तो 24 जोड़ा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? 5 नंबर सवाल है, समजात अंग होते हैं। समजात अंग कैसे होते हैं? तो समजात अंग जो होते हैं ये रचना में समान होते हैं। रचना में क्या होंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल बोलता है हीमोग्लोफिलिया। ठीक है, हीमोफिलिया। ठीक है, हीमोफिलिया में क्या होता है? तो सिंपल से चलिए ऑप्शन देते हैं। हीमोफिलिया में क्या होता है? तो हीमोफिलिया में जो होता है वो आपको हमेशा याद रखना है, रक्त का धक्का नहीं बनता है। क्या होगा? रक्त का धक्का नहीं बनता है। किसमें? हीमोफिलिया में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, ठीक है, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? यानी कीटों के पंख, यानी कीड़ा है छोटा छोटा आप लोग देखते होंगे वो, और चमगादड़ का पंख जो है ना ये किस प्रकार, यानी दोनों का पंख जो है ना सेम होता है, लेकिन किस प्रकार का अंग होता है, किस समजात का अंग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा 60 नंबर का, यह समवृद्धि अंग होते हैं, समवृद्धि। ठीक है, समवृद्धि। ठीक है, आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आंसर आप लोग जल्दी से बताना। सवाल है, वर्तमान प्राणियों में कुछ रचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी रचनाओं को क्या कहेंगे? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। वन्य, ठीक है, वन्य प्राणियों में यानी जंगल में जो रहते हैं प्राणी, उसकी संरचना जो है ना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर जो है ना, शरीर में कोई उपयोगी अंग नहीं रह गया, यानी कोई उपयोगी अंग नहीं रह गया है, तो ऐसी संरचनाओं को हम लोग किस प्रकार की संरचना कर सकते हैं? तो ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे सिंपल सी अवशेषी अंग। ठीक है, अवशेषी अंग कहेंगे, यानी अवशेषी का मतलब कि उसका हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर में कोई अंग है, जैसे मान लो हाथ है, उसका हम लोग प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। ठीक है, तो आपको लोगों को यही याद रखना है। ठीक है, और ये जंगल में कोई प्राणी है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, समाप्त हो चुका है, कोई कारण है बीमारी। ठीक है, आप देखिए अगला सवाल है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका में जो पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ, उसे हम लोग क्या, कौन सा पदार्थ कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम लोग डीएनए कहते हैं। ठीक है, कोशिका में क्या पाया जाता है? तो डीएनए आपको याद रखना है। कहाँ पाया जाता है? डीएनए पूछ सकता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में, यह पूछेगा कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए। ठीक है, सिंपल सी 2 बातों में पूछे तो याद रखना है। अब चलिए 10 नंबर सवाल आप लोग देखना है और आंसर देना। 10 नंबर सवाल बोलता है जीन क्या है? जीन क्या है? तो जीन जो है ना सिंपल से आप लोगों को याद रखना है, ये डीएनए का एक भाग होता है, डीएनए का भाग एक होता है। ठीक है, जीन आपको याद रखना है, डीएनए का भाग होगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर सवाल क्या करता है? तो ध्यान से सुनना। सवाल है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? यानी जीन शब्द का नाम जो है सबसे पहले किसने लिया था? कौन सा साइंटिस्ट था? ठीक है, तो ये कौन सा साइंटिस्ट था? देखिए दिया है वास्टन, ये नहीं होगा, वेस्टेंडेन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 11 का सवाल है। आप चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखिए, एक दिया है मेंडल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, दिया ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा, सिंपल सी आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? तो 12 नंबर सवाल है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की ठीक है पुनः लिखा होगा? पुनः, ठीक है, पुनः खोज संबंधित है, पुनः खोज से संबंधित है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक था? ठीक है, वैज्ञानिक मंडल के नियमों को नियमों की पुनः खोज की संबंध किससे संबंध था? ठीक है, किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना हमेशा ये जो है ना शर्मक से संबंधित है। क्या है? शर्मक। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते जाना और याद भी करना। सवाल है, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? अमीनो एसिड मानव में कितने पाए जाते हैं? कितने जोड़ा? ठीक है, अमीनो एसिड, तो आपको याद रखना है हमेशा ये कुल 20 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में एमिनो एसिड। ठीक है, आपको याद रखना है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 24 वाले अनुवांशिकी क्या है? उत्परिवर्तन होता है, यानी अनुवांशिका में उत्परिवर्तन होता है।
कौन सा डीएनए पदार्थ क्रोमोसोम राइबोसोम क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है हमेशा यह क्रोमोसोम प्राप्त होता है, क्रोमोसोम उत्परिवर्तन यानी पुनः वो परिवर्तन हो जाता है अनुवांशिक में, ठीक है, किसमें, तो अनुवांशिक में। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर सवाल है, अनुसूत्र बने होते हैं, अनुसूत्र किससे बने होते हैं, अनुसूत्र किसने मानव में कितने जोड़े अनुसूत्र पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको 23 जोड़े, महिला में बताया था 24 जोड़े पाया जाता है। तो हमें बताना है अनुसूत्र बने जो होते हैं ना वो कैसे किससे बने होते हैं मिलके। तो याद रखना हमेशा 15 का, ठीक है, 15 का आपको याद रखना है डीएनए तथा प्रोटीनस, ठीक है, डीएनए तथा प्रोटीनस और आरएनए के, आरएनए से बना होता है, यानी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा किससे बना होता है, डीएनए तथा प्रोटीनस और आरएनए से बना होता है मिलके हमारा अनुसूत्र, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है 26 यानी 16 नंबर सवाल है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है। तो याद रखना है डीएनए यानी डीएनए ये हमारा होता है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कोशिकाओं में अनुवांशिक में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो डीएनए होता है, या अनुवांशिक में कौन सी पदार्थ पाई जाती है, तो डीएनए पाई जाती है। या डीएनए जो है ना वो किस कौन सी मनुष्य के कौन से अंग में पाया जाता है, तो अनुवांशिक पदार्थ में पाया जाता है। 2 प्रकार से सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखना 17 नंबर 27 है सवाल, 20 नहीं, हाँ 117 है यार, हम भी गलत बोलते हैं, ठीक है। चलो जीन कहाँ से स्थित होते हैं, जीन कहाँ स्थित होते हैं, यानी शरीर में जीन जो है ना कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। तो बताना है आप लोगों को 17 का, ठीक है, 17 का बताना। तो सिंपल सी ये है ना अनुसूत्रों में होते हैं, ठीक है, जीन जो है ना सूत्रों में होते हैं, ठीक है। अनुसूत्र कितने होते हैं, तो 23 होते हैं, आपको याद ही है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोग। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल है अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, अनुवांशिकी इकाइयाँ जो है ये किस प्रकार की हैं। तो 18 का सिंपल से याद रखना है जीन है, ठीक है, जीन हमेशा। चलिए अब हम लोग लास्ट चलन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट चलन यानी कि समाप्त होने वाला है हमारा वीडियो। उससे पहले आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। साथ में एक काम और करना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसी वीडियो का, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से आप लोग नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा मेरा व्हाट्सएप का। उस पर आप लोगों को लिख कर क्या भेजना है, तो लिख कर भेजना है आई एम रीड इन, ठीक है, रीड इन क्लास 10th। क्या लिखना है, आई एम रीड इन क्लास 10th, सिंपल सी यहाँ लिख देते हैं क्लास 10th। ये जैसे ही आप लोग लिख कर भेजोगे वो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो सिंपल से आप लोग जाओ, जल्दी से ज्वाइन नहीं हुए हो तो ग्रुप में आप लोग मैसेज करना, ठीक है। आपको फ्री में अब कोई जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और क्या भी जाएगा, ठीक है, आगे चलकर भी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। आप सवाल देखिए 19 नंबर सवाल क्या है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ये सवाल तो आया था अभी ना पीछे, किसने किया था आप लोग कमेंट करना है इसका, ठीक है, जॉनसन ने किया था, ठीक है, जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। अब चलिए लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है, मैंने बता दिया जो करना है आप लोग कर देना, ठीक है। अब चलिए हमारा सवाल है क्या, 20 नंबर सवाल है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा क्या है, एनोफेलेंस किस तरह के जल में रहता है। सिंपल सवाल जो है ना सिंपल में बताता हूँ आपको। जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला, मलेरिया जो बीमारी होता है वो मच्छर जो काटता है वो मलेरिया उत्पन्न करता है, तो वो मादा एनोफिलेंस किस तरह के जल में रहता है, यानी मादा ही है ना। देखिए पुरुष जो है ना मच्छर में भी जो होता है, मच्छर में पुरुष नहीं काटते हैं, ठीक है, मादा ही खून पीते हैं। कौन, मादा का मतलब क्या होगा, स्त्री हो जाता है, ठीक है, मादा का मतलब स्त्री। तो स्त्री जो है ना वह किस प्रकार के जल में रहते हैं, साफ जल में रहेगा, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें से सभी। तो किस में रहेगा, तो याद रखना हमेशा वो गंदा जल में रहता है, ठीक है, गंदा जल में रहता है, जिसके कारण गंदे जल में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो वो सभी आकर यदि हमारे शरीर में डस ले तो हमें किस प्रकार का रोग होगा, मलेरिया उत्पन्न हो जाएगा, सिंपल सी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। हमने करीब देखिए 20 हमने 20 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 20 ठीक है, 20 और करीब 19 को 15 क्वेश्चन, ठीक है, 20 15 यानी इधर हो गया हमारा कितना, तो 40 हो गया क्वेश्चन, इधर हो गया हमारा कितना, तो 30 क्वेश्चन हो गया। तो 30 और 40 को जब हम जोड़ें तो कितना होता है, 70। मैंने आपको 70 नंबर का बता दिया, ठीक है, फिजिक्स, और आपको 10 नंबर बचा। देखिए इससे आपको है ना, मैं आपको बता दूँ 70 नंबर का मैंने आपको बताया, तो 70 में से निश्चित है आपको ना, नहीं कम से कम भी बता देते हैं, कम से कम 30 नंबर गारंटी है, इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो को देख लेना ध्यान से, नहीं देखें समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना, वीडियो को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लेना, आपको पूरा में पूरा मार्क्स जो है ना 30 नंबर कोई नहीं काट सकता है इस वीडियो से, ठीक है। तो ये हमारा संडे का क्या था, संडे का था महा मैराथन क्लास। तो आपको
कैसा लगा संडे का हमारा महा मैराथन क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर बताना और बताना इसी प्रकार से हम और भी संडे को ज़रूर राय क्लास या नहीं, ठीक है। तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए बाय बाय, वीडियो कहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।